नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपने लगातार हिस्ट्री के वीडियो चल रहे हैं सेकंड ग्रेड के। मैं सेकंड ग्रेड टीचर और पुराने वीडियोस में सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें सब कुछ दिया हुआ है, तो आप पुराने वीडियोस देखिए और इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। आपको चौहान वंश, अजमेर के चौहान वंश या चौहान वंश पूरा समझ में आने वाला है। यानी आपके सिलेबस में चौहान वंश है, चौहान वंश में अजमेर के चौहान है और रणथंभौर में हमीर देव चौहान है और जालौर में कानड़ देव चौहान है। आज हम केवल अजमेर के चौहान करेंगे, अगले वीडियो में हमीर देव चौहान और रणथंभौर में जो हैं और कानड़ देव चौहान जो जालौर में हैं वो करेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम अजमेर के चौहान करने वाले हैं। मुख्य रूप से चौहान वंश का जो इतिहास है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप धैर्य बना के रखें, वीडियो को स्किप नहीं करें, इसको सुने, अच्छे से समझे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए वीडियो को। देखो, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। पहला ही प्रश्न बनता है कि किसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। तो पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई ने लिखी थी और उसके अनुसार अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। इसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ में 4 राजपूतों प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान क्रम से, इनका क्रम कई बार पूछते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति बताई गई है उसमें जो 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई है उस यज्ञ के दौरान आबू पर्वत पर जो यज्ञ किया गया, तो उसका सही क्रम क्या है? तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये क्रम भी आप ध्यान में रखें की उत्पत्ति हुई। सूर्यमल मिश्रण और मुहणोत नैणसी द्वारा इस मत का समर्थन किया। मतलब सूर्यमल मिश्रण और मुहणोत नैणसी ये दोनों भी ये मानते हैं कि अग्निकुंड से ही चौहानों की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब हो गया पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण और मुहणोत नैणसी तीनों लोग ये कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। मतलब ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई। उसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान है। तो 3 लोग कौन कौन मानते हैं? आपसे प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति नहीं मानता है? और 3 तो ऑप्शन ये होंगे, सूर्यमल मिश्रण, मुणोत नैणसी और पृथ्वीराज रासो। और चौथा ऑप्शन डाल देंगे गौरीशंकर ओझा। तो गौरीशंकर ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, ये चीज़ें एग्ज़ाम में आपको पीक पॉइंट जो होते हैं ना, मुख्य रूप से जो पूछे जाने वाले वो यही है। एग्जामिनर यही आपको कंफ्यूज करता है, आप यही कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो गौरीशंकर ओझा जो हैं इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं और कर्नल जेम्स टोड इन्हें विदेशी मानते हैं। याद करना आसान है बिल्कुल। ओझा जो है, ओझल, आंखों से ओझल, ओझा जो है इनको गौरीशंकर ओझा, वो आदमी गोरा कहाँ दिखता है? सूर्य की चमक में, सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी आप इस तरह याद करें कि गोरा आदमी कब दिखता है? सूर्य की चमक में। तो सूर्यवंशी किसने माना? गौरीशंकर ओझा ने। और जेम्स टोड, जो कर्नल जेम्स टोड थे, वो खुद विदेशी थे, तो उन्होंने विदेशी ही इनको बताया। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र और तथा पृथ्वीराज चौहान के बेदला शिलालेख में चौहानों को क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया गया है। तो देखो, आप वापस देखिए, यहाँ पर आप देखिए गौरीशंकर ओझा इन्हें क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। कर्नल जेम्स टोड का हो गया, ये विदेशी मानते हैं। अब पृथ्वीराज विजय 1 नंबर, हमीर महाकाव्य 2, सुरजन चरित्र 3, पृथ्वीराज चौहान के बेदला शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इसका मतलब हो गया, देखिए वापस से, गौरीशंकर ओझा, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय और आपके सुरजन चरित्र और पृथ्वीराज चौहान का बेदला शिलालेख, ये सब लोग इन्हें क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्या है? आगे नेक्स्ट है अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख और हांसी का शिलालेख में इन्हें क्या बताया गया है? चंद्रवंशी बताया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रवंशी इनको बताया गया है। एक तरफ आपको क्या दिया जा सकता है? एक तरफ इनके नाम दिए जा सकते हैं, सूर्यवंशी,
चंद्रवंशी और विदेशी और अग्निकुंड से उत्पत्ति, और एक तरफ इनके नाम दिए जा सकते हैं विद्वानों के या किताबों के, हमीर महाकाव्य के अनुसार, या पृथ्वीराज चौहान का बेदला शिलालेख, या फिर जेम्स टोड, इनको विदेशी मानते हैं तो जेम्स टोड का नाम दे दिया। गौरीशंकर ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानते थे, इनका नाम दे दिया। और ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत और यज्ञ किया, उसमें 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड से उत्पत्ति बताते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, अब यहाँ पर ये और इम्पोर्टेंट है, एक तो अग्निकुंड वाला इम्पोर्टेंट है, एक जेम्स टोड वाला इम्पोर्टेंट है, और एक डॉक्टर दशरथ शर्मा वाला इम्पोर्टेंट है। के अनुसार बिजोलिया लेख के आधार पर चौहान ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक फैक्ट जो ये फैक्ट था आपके पृथ्वीराज चौहान के बेदला शिलालेख में, इन्हें सूर्यवंशी, तो बेदला शिलालेख और ये यहाँ पर बिजोलिया लेख, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो बेदला शिलालेख में तो इन्हें क्या बताया? सूर्यवंशी बताया, और जबकि इनको यहाँ पर बिजोलिया लेख में इनको ब्राह्मण बताया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, या अग्निकुंड वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इनका मूल स्थान जांगल देश यानी बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ में सांबर के आसपास सपादलक क्षेत्र था। तो इनका जो मूल स्थान है वो कहाँ पर था? जांगल देश था। जांगल देश, जांगल देश का मतलब बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ और सांबर के आसपास का जो सपादलक का क्षेत्र है वो पूरा इनके जांगल देश इनका पूरा मूल स्थान था माना जाता है। यहाँ पर ये रहते थे। तो जांगल देश इनका मूल स्थान कई बार पूछा गया एग्जाम में। और इनकी आरंभिक राजधानी अई छत्रपुर थी, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। राजस्थान में चौहान वंश की विभिन्न 5 शाखाएं मिलती हैं, लेकिन हमको पढ़ना है अजमेर के चौहान, मुख्य रूप से अजमेर के चौहान जो है हमें पढ़ने हैं। अजमेर के चौहान, इस वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। कौन था? वासुदेव चौहान था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में कि किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहानों ने करवाया, या हाँ यही पूछते हैं। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी के आसपास इस वंश का शासन प्रारंभ हुआ। वासुदेव के उत्तराधिकारी दुर्लभराज प्रथम का नाम मिलता है। जो वासुदेव के उत्तराधिकारी थे उनमें दुर्लभराज प्रथम का नाम मिलता है। दुर्लभराज के पुत्र गुहूक के समय शैव संत भावरक द्वारा हर्ष की पहाड़ी पर चौहानों के कुलदेवता हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण हुआ। तो दुर्लभराज किसके उत्तराधिकारी थे? वासुदेव के उत्तराधिकारी थे। और दुर्लभराज के पुत्र गुहूक के समय शैव संत भावरक द्वारा हर्ष की पहाड़ी पर चौहानों के कुलदेवता के हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये फैक्ट है, ये याद करने हैं। इस वंश के शासक सिंहराज से पूर्व चौहान प्रथियारों के सामंत थे। तो यहाँ पर चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है। इस वंश के शासक मतलब इस वंश के जो शासक थे वो सिंहराज जो राजा हुआ चौहानों में, जो अजमेर के चौहानों में, उससे पूर्व चौहान प्रथियारों के सामंत थे, उससे पूर्व। जबकि सिंहराज ने स्वतंत्र चौहान वंश की नींव डाली। तो ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि चौहान वंश की स्वतंत्र नींव किसने डाली? तो सिंहराज ने चौहान वंश की स्वतंत्र नींव डाली। सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। अगर देखो यहाँ पर 3-4 प्रश्न बनते हैं। एक तो इस वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। इस वंश की स्वतंत्र जो शाखा की स्थापना करने वाले थे, चौहान वंश की जो चौहान वंश की स्वतंत्र वंश की नींव डालने वाले थे वो कौन थे? तो सिंहराज थे। इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो विग्रहराज द्वितीय था। तो ये इस तरह आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न ऊपर आया है, मैंने बताया है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है। ये अब है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीड आउट तो करना पड़ेगा इसको। प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक 956 के आसपास सपादलक का शासक बना।
विग्रहराज द्वितीय के बारे में हर्षनाथ के अभिलेख से जानकारी मिली। ये अभिलेख पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टड़ द्वारा लिखवाया गया। विग्रहराज द्वितीय ने अनिल पाटन के शासक मूल राज को हराकर कर देने के लिए विवश किया। इसके द्वारा भड़ोच में आशा माता का मंदिर बनवाया गया। भड़ोच में आशा माता का मंदिर बनवाया। तो एक बार ये फैक्ट अच्छे से याद करें कि मतलब पृथ्वीराज चौहान प्रारंभिक शासकों में सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय हुआ और 956 के आसपास सपादलक्स का शासक बना। विग्रहराज द्वितीय के बारे में हर्षनाथ के अभिलेख से जानकारी मिली। ये अभिलेख पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टड़ द्वारा लिखवाया। विग्रहराज द्वितीय ने अनिल पाटन के शासक मूलराज को हराकर कर देने के लिए विवश किया। इसके द्वारा भड़ोच में आशा माता का मंदिर बनवाया। ये फैक्ट्स हैं। ये एग्जाम में आपको चौहानों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इस तरह से इसमें से कोई फैक्ट डाला जा सकता है कि भड़ोच में आशा माता का मंदिर विग्रहराज द्वितीय ने बनाया। कौन सा कथन सत्य हैं या असत्य हैं, तो उसमें अगर आपको पता होगा कि इसने बनवाया तो आप इस कथन का निर्धारण कर पाएंगे कि ये सत्य है असत्य है। या हर्षनाथ अभिलेख से जानकारी किसके बारे में मिलती है, तो विग्रहराज द्वितीय के बारे में मिलती है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में तो रखनी है चीज़। हाँ, बहुत ज़्यादा डीप इसको नहीं ले जाना है कि अपने माइंड को, लेकिन अपने माइंड में इतना होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जब सत्य असत्य का कथन आए तो हम उसको पकड़ लें। इतना अपने को याद हो जाना चाहिए। अब ये अजयराज या अजयपाल, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र, यह चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक था। इसका काल चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहलाता है। मालवा के परमारों पर दबाव बनाने और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए और मालवा के परमारों पर दबाव बनाने के लिए इसने क्या किया, तो ये देखते हैं अपन। इसने क्या किया, इसने किया 1113 में अजमेर की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अजमेर की स्थापना किसने की 1113 में, तो अजयराज ने की। ये आपको ध्यान रखना है। अजयराज ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इनके द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया। श्री अजयदेव नाम के चांदी के सिक्के भी चलाए गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं फिर कह देता हूँ। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती या सोमलेखा का नाम भी मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, एक तो अजमेर की स्थापना की 1113 में, जैन धर्म का संरक्षक था, अजयदेव नाम के चांदी के सिक्के चलाए, कुछ मुद्राओं पर इनकी रानी का नाम सोमलेखा या सोमलवती नाम मिलता है। तो ये सारे फैक्ट इसके पूरे के पूरे याद रखने हैं आपको। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है आपको। उसके बाद में आता है अर्णोराज। ये भी इम्पोर्टेंट शासक हुआ अर्णोराज। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अजयराज का पुत्र 1113 ईस्वी में अजमेर का शासन संभाला। पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को जीता। 1135 में गजनी के सुल्तान बहराम शाह को के पंजाब प्रांत के गवर्नर सलर हसन ने नागौर पर आक्रमण किया। अजमेर में चंद्रा नदी के निकट सलर हसन को हराया। हसन को हराने की खुशी में आना सागर झील का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आना सागर झील जो अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज ने करवाया और चंद्रा नदी के निकट सलर हसन को हराया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अर्णोराज को हराया। प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश में इसका उल्लेख मिलता है। पुष्कर में वराह मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, जबकि ये खुद स्वयं शैव धर्मी था। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुष्कर में वराह मंदिर और एक आपके अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आता है अपना मोस्ट हीरो विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ से ही 90% क्वेश्चन बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है विग्रहराज चतुर्थ। इसको बहुत अच्छे से करें आप, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें। इसे बिसल देव नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट पहला हुआ कि इसे बिसल देव नाम से भी जाना जाता है। 1158 में विग्रहराज चतुर्थ यहाँ का शासक बना। यानी विग्रहराज चतुर्थ बोल दो या बिसल देव बोल दो, एक ही बात है।
इन्होंने दिल्ली के तोमरों पर वे दिल्ली में मुसलमानों गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह हमीर को खेतड़ी के निकट बबेरा नामक स्थान पर पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। यानी वापस समझो बात को, दिल्ली के तोमरों और दिल्ली में मुसलमानों को खेतड़ी के निकट बबेरा नामक स्थान पर पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। ये एक फैक्ट हो गया। उसके बाद में क्या है इसके बारे में दिल्ली पर अधिकार हो ही गया है इनका। कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिकेली नाटक नामक नाटक लिखा। संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। यानी इन्होंने संस्कृत में एक तो हरिकेली नामक नाटक लिखा और अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो बना दिया उसके स्थान पर। और ये हरिकेली जो नाटक हैं, ये जो राजा राममोहन राय थे, जो ब्रिटेन में इनकी मृत्यु होती है तो वहाँ पर इनकी कब्र पर इस हरिकेली जो नाटक है इसकी कुछ लाइनें लिखी हुई है संस्कृत के अंदर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हरिकेली जो नाटक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में टोंक जिले में स्थित बीसलपुर कस्बा और बीसल सागर बांध का निर्माण करवाया। ललित विग्रह का लेखक सोमदेव इन्हीं का दरबारी कवि था। ललित विग्रह का लेखक सोमदेव इन्हीं का दरबारी था। इनके युग में चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। इनका युग चौहान वंश का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बीसल देव के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना। पृथ्वीराज द्वितीय के निसंतान होने के कारण अर्णोराज का छोटा पुत्र, जो अर्णोराज पहले शासक हुए, उनका छोटा पुत्र सोमेश्वर शासक बना। और सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जिसको हम बोलते हैं अजमेर का शासक बना। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो 1177 से 1192 इनका शासनकाल आप जरूर ध्यान रखें। 1177 से 1192 पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल है, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय ने जो है या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से जो तराइन का जो पहला युद्ध है और तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा था। और उस युद्ध के संदर्भ में ही भारतीय जो इतिहास है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। और इनका शासनकाल 1177 से 1192 के बीच में। इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। सोमेश्वर का पुत्र था, ये आपको पता ही। इनका जन्म अनिल पाटन गुजरात में हुआ। ये भी मतलब इनके बारे में एक एक फैक्ट याद रखना है। 1166 ईस्वी में हुआ। राज्यारोहण के समय आयु केवल 11 वर्ष की थी। ये भी प्रश्न पूछा गया। इनफैक्ट ये भी प्रश्न पूछा गया कि कितने वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान शासक बने, तो 11 वर्ष की आयु में। प्रारंभ में माता कर्पूरी देवी यानी त्रिपुरी के राजा अचल की पुत्री थी। कर्पूरी देवी ने संरक्षण और कदमदास यानी केमास ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई इनके शासनकाल में, क्योंकि ये छोटे थे ना, तो छोटे थे तो इनकी संरक्षक जो थी वो इनकी माता थी। और जो इनके प्रधानमंत्री थे वो केमास या कदमदास थे। पृथ्वीराज ने दल पंगुल यानी विश्व विजेता की उपाधि धारण करी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वीराज की इस उपाधि का उल्लेख रंभा मंजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। अब आगे देखते हैं। देखो पृथ्वीराज की जो प्रारंभिक विजय और संघर्ष है वो किस किस के साथ में हुआ। तो देखो सबसे पहले इनके सामने एक बड़ा चैलेंज था नागार्जुनों का दमन करना। केमास की सहायता से अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया। नागार्जुन इनका चचेरा भाई था तो वो इसका विरोधी था। तो सबसे पहले केमास इनका प्रधानमंत्री था, मैंने पहले ही बताया, तो उसकी सहायता से नागार्जुन का दमन किया। उसके बाद में भंड नायकों का दमन 1182। ये फैक्ट पूछे गए हैं, ध्यान रखना, इसको आप हल्के में मत लेना।
1182 भरतपुर और मथुरा क्षेत्र में भंडनायकों का दमन किया। पृथ्वीराज से पूर्व विग्रहराज चतुर्थ ने भी भंडनायकों का दमन किया। ये एक फैक्ट है कि पृथ्वीराज से पूर्व विग्रहराज चतुर्थ ने भी भंडनायकों का दमन किया। तो भंडनायकों का दमन किया, नागार्जुन का दमन किया, और उसके बाद में क्या है आपके नेक्स्ट तीसरा महोबा विजय। ये कई बार पूछा गया है। महोबा विजय या पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक कौन था? तो परमर्दी देव था। 1182 में जेजाज भुक्ति के चंदेल शासक परमर्दी देव या परमारदीन, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूछा गया एग्जाम में कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक कौन था। आप एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, परमर्दी देव था, परमारदीन था, को हराया। इस राज्य में जेजाज भुक्ति और क्या क्या शामिल थे इसके राज्य में? परमर्दी देव के राज्य में जेजाज भुक्ति, बुंदेलखंड और महोबा सम्मिलित थे। महोबा इसकी क्या थी? राजधानी थी। परमारदीन ने पराजय के बाद अपने सीमावर्ती कई गांव पृथ्वीराज को सौंप दिए, जिन्हें पृथ्वीराज ने वापस लौटा दिया था। इस दौरान परमर्दी देव के सेनापति उदल और आला मारे गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उदल और आला मारे गए। ये पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ते हुए परमर्दी देव के सेनापति थे। उदल और आला दोनों मारे गए। बाद में चंदेल शासक ने गढ़वाल शासक के साथ पृथ्वीराज के खिलाफ संगठन बना लिया। गढ़वाल शासक के साथ क्या बना लिया? चंदेल शासक ने गढ़वाल शासक के साथ क्या बना लिया? पृथ्वीराज के खिलाफ एक संगठन बना लिया। अब है गुजरात पर आक्रमण। यहाँ पर 1184 के अंदर गुजरात 1184 में नागौर में पृथ्वीराज व जगदेव प्रतिहार, जो गुजरात के चालुक्य भीमदेव द्वितीय का प्रधानमंत्री था, के बीच मध्य निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद 1187 में भीमदेव व पृथ्वीराज के मध्य एक संधि हो गई। इस संधि से चालुक्य व चौहानों के मध्य चली आ रही लंबी शत्रुता का अंत हुआ। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस संधि के द्वारा, मतलब चालुक्य और चौहानों के बीच में जो लंबे समय से शत्रुता चली आ रही थी उसका अंत हो गया। मतलब नागौर में पृथ्वीराज और जगदेव प्रतिहार, जो गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय का प्रधानमंत्री था, जगदेव प्रतिहार के मध्य, मतलब पृथ्वीराज चौहान और डायरेक्ट हम कहें तो भीमदेव द्वितीय जो गुजरात का चालुक्य शासक था, के मध्य अनिर्णायक युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद में जब निर्णय नहीं हुआ इस युद्ध का, तो 1187 में भीमदेव और पृथ्वीराज के मध्य संधि हो गई, और इस संधि से चालुक्य और चौहानों के मध्य चली आ रही लंबी शत्रुता का अंत हुआ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। चौहान गढ़वाल संघर्ष। चौहान गढ़वाल संघर्ष राज्य विस्तार को लेकर पृथ्वीराज एवं कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के मध्य शत्रुता थी। जयचंद द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के दौरान उसकी पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से पृथ्वीराज द्वारा उठाकर ले जाने के कारण इनके मध्य शत्रुता और अधिक हो गई। इसी कारण जयचंद ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात क्या है? चौहान गढ़वाल संघर्ष। पृथ्वीराज एवं कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के मध्य क्या थी? शत्रुता थी। जयचंद शत्रुता क्यों थी? क्योंकि राजसूय यज्ञ के दौरान, पहले बात तो इनकी राज्य की सीमाएं आपस में टकराती थी, तो शत्रुता तो होनी ही थी। उसके बाद में इसने एक राजसूय यज्ञ किया, और उसकी स्टोरी आपको पता ही है। उस राजसूय यज्ञ में इनका पुतला बनाकर गेट पर राजद्वार के रूप में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया एक तो, और इनके द्वारपाल के रूप में इनकी मूर्ति वहाँ खड़ी कर दी। और वहाँ पर पता चलता है कि संयोगिता ने स्वयंवर में किसी के गले में माला नहीं डाली, और पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी उसके गले में माला डाली। और ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता पड़ी, तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का हरण करके ले गए और उनसे विवाह कर लिया। और इसके बाद चौहान और जयचंद के बीच में, मतलब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में और ज़्यादा शत्रुता बढ़ गई। तो इनके बीच में संघर्ष स्वाभाविक था, इसीलिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया। अब है मेन गौरी और पृथ्वीराज संघर्ष। यहाँ पर तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। बस सवाल यही आता है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ,
और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। मेनली यही आता है, बाकी इसमें एक स्टोरी, इसको एक अपन फॉर्मेलिटी के हिसाब से गौरी और पृथ्वीराज के संघर्ष की जो बात है वो पढ़ लेते हैं, इनका क्या क्या उल्लेख मिलता है। बाकी इंपॉर्टेंट वही है, दोनों एग्जाम में वही सवाल पूछे जाते हैं, फिक्स हैं। पृथ्वीराज के समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में गौर प्रदेश के शासक मोहम्मद गौरी का शासन था। साम्राज्य विस्तार को लेकर दोनों के मध्य युद्ध हुआ। पृथ्वीराज रासो और सुजन चरित्र के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को 21 बार आक्रमण किया, किंतु प्रबंध चिंतामणि में 23 बार और प्रबंध कोश में 20 बार, पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार आक्रमण किए जाने का उल्लेख है। ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है, केवल अपन पढ़ रहे हैं, है ना। मुख्य रूप से तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध आपको याद रखना है। मुख्य रूप से गौरी द्वारा 2 ही आक्रमण की पुष्टि होती है, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही दोनों युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज के मध्य 1191 में हरियाणा के थानेश्वर व करनाल के मध्य स्थित तराइन के मैदान में पहला युद्ध लड़ा गया और घनश्याम लाल खेड़ा ने तराइन को भटनेर के निकट बताया। ये अलग चीज़ हो गई। इस युद्ध के दौरान दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। घायल अवस्था में गौरी सेना सहित मैदान छोड़कर भाग गया। यानी आपको याद क्या रखना है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में। तराइन का मैदान कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। और पहले युद्ध में किसने विजय प्राप्त करी? तो पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त करी। द्वितीय युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, और ये 1192 में युद्ध हुआ। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। 1191 में हारने के बाद में 1192 में गौरी पुणे तराइन के मैदान में आ डटा और यहीं पृथ्वीराज के साथ द्वितीय युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज गौरी के हाथों पराजित हुआ। मिनहाज उस सिराज के अनुसार इस युद्ध में पृथ्वीराज को सिरसा नदी के किनारे पकड़कर मार डाला। चंद बरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को सिरसा के समीप बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। ये अलग अलग मत है, इन मतों पे मत जाइए, आप बहुत उलझ जाओगे। ये बताने को मैं बहुत डिटेल से बता सकता हूँ आपको, लेकिन इसमें मत उलझिए। ये सारी बात आपने छोटी क्लासों में पढ़ भी रखी है, जहाँ शब्द वेदी बाण से गौरी को मारने के बाद चंद ने पृथ्वीराज और पृथ्वीराज ने चंद को मार दिया। ताजुल मासिर और प्रबंध कोश और पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथों के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पकड़कर गौरी ने अपने अधीन कर लिया। इस बात की पुष्टि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज व गौरी के सम्मिलित सिक्कों से की है, जो कि 1193 के हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध में चित्तौड़ के रावल समर सिंह के अलावा राजस्थान के किसी भी शासक ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समर सिंह के अलावा राजस्थान के किसी भी शासक ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, तो इसीलिए समर सिंह क्या हो जाते हैं, अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। घेड़वाल शासक जयचंद जो थे वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि मोहम्मद गौरी की तरफ से युद्ध लड़ा। जयचंद जो है वो मोहम्मद गौरी की तरफ था, जबकि समर सिंह जो थे वो रावल समर सिंह चित्तौड़ के वो पृथ्वीराज चौहान की तरफ थे। इस युद्ध के बाद गौरी ने अजमेर का शासन पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को सौंप दिया। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को सौंप दिया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना जरूरी है। इस युद्ध के बाद में गौरी ने अजमेर का शासन किसको सौंपा? पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को सौंप दिया। अब गोविंदराज आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम कल रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे तो वहां आपको याद आएगा गोविंदराज। तो गोविंदराज आपको याद रखना है। लेकिन गोविंदराज के भाई हरिराज ने आक्रमण करके गोविंदराज को पदच्युत करके स्वयं को अजमेर का शासक घोषित कर दिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, जो वीडियो चल रहा है उसमें मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि जो गोविंदराज था उसके भाई जो थे हरिराज, उसने गोविंदराज को अजमेर के शासन से हटा दिया। अब गोविंदराज क्या करेगा? गोविंदराज भागकर कहाँ चला जाएगा?
तो गोविंदराज भागकर चला जाएगा रणथंबोर, और रणथंबोर में जाकर चौहान वंश की नींव रखेगा। तो रणथंबोर की चौहानों की शुरुआत गोविंदराज से होती है। वहाँ मैं कल जब वीडियो शुरू करूँगा तो डायरेक्ट गोविंदराज से करूँगा, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है पृथ्वीराज चौहान के बारे में? पृथ्वीराज चौहान के जो समकालीन जो बहुत सारे कवि थे, विद्वान थे, उनके दरबार में समकालीन कवि थे, उनमें बहुत सारों का नाम मिलता है जिनका आपको याद रखना है। नोट कर ले आप पेन कॉपी लेके। जयानक उनके समकालीन थे, चंद बरदाई उनके दरबार में थे, बागेश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट आदि विद्वान पृथ्वीराज के समकालीन कवि और उनके दरबार में विद्वान भी थे कुछ इनमें से। इसके शासनकाल में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में 85 विषयों का अध्ययन और अध्यापन होता था। कौन सी? सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में। पृथ्वीराज शैव भक्त थे, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शैव भक्त थे। इन्होंने वर्तमान बीसलपुर बांध के निकट महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये सारे फैक्ट जो थे पृथ्वीराज चौहान के बारे में थे। तो कुल मिला के आज की वीडियो में जो जो भी मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं वीडियो में समझाते समय, उनको आपको अच्छे से याद करना है। वीडियो को बार बार सुनना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एक प्रश्न यहाँ से सेकंड ग्रेड में फाइनल है। अगर आप पूरे मैटर को बहुत अच्छे से समझते हुए अगर याद कर लेते हो तो आपका सवाल एक कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे कैसा भी सवाल आए। लेकिन अगर आपने कुछ भी लापरवाही करी, वीडियो बाद में देख लेंगे, कुछ आलस्य अपनाया, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा सोचते हुए पहले तो ये पढ़ लेते हैं, इतना लंबा वीडियो, थोड़ी बोरियत होगी, ये सब कुछ बहाने अगर आपने बनाए तो आपको एक क्वेश्चन का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसी के साथ में मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले एक दो बात मैं आपसे करना चाहूँगा। ये ज़रूरी इसीलिए है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है और जो मेरा इंस्टाग्राम है और मेरा ट्विटर है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फॉलो करें। टेलीग्राम पे विशेष तौर पे आपको कोई भी पीडीएफ फाइल जो है, जैसे ओल्ड पेपर है, सिलेबस है, या और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो वो मैं डालता हूँ, तो उस पर आपको फॉलो ज़रूर करें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी से भी जुड़े कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो मैं वहाँ डालता हूँ और आप मेरे से जुड़े रहेंगे। दूसरी बात, चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो ऑलरेडी आपका सब्सक्राइब किया हुआ है। और वीडियो को देखते समय एक लाइक ज़रूर आप दबा दें, लाइक का बटन। और वीडियो को जो सेकंड ग्रेड की विशेषकर जिन छात्र छात्राओं को जो वास्तव में दूर दराज के गांवों में बैठे हुए हैं, जिनके पास कोचिंग्स के पैसे नहीं हैं, जो कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर सकती है, वह महिलाएं जो गृहिणी हैं, वो लड़के जो दूर दराज के गांवों में बैठे हैं, तो आपकी नज़र में ऐसा लगता है कि सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और मेरे पुराने वीडियोस, आप नए अगर व्यूअर हैं अगर मेरे चैनल पे, तो आप मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखें, आपको उससे लाभ ज़रूर मिलेगा। और फिर भी आपके कोई डाउट रह जाता है तो निःशुल्क आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। वो आप सलाह कैसे ले, पुराने वीडियोस में जाके देखोगे तो ही आपको पता चलेगा, तो वहाँ जाके विजिट करें। इसी के साथ में धन्यवाद।